नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन धुरीना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की ये क्लास स्पेशली रहने वाली है CUET एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, वो विद्यार्थी, वो साथी जो 12th के बाद किसी बढ़िया शानदार यूनिवर्सिटी में, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए अपनी आज की क्लास रहने वाली है। और स्पेशली आप सभी साथियों का मैं योगेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं कॉमर्स की आज की क्लास में। कॉमर्स में भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन के विषय को। साथियों, CUT का जो एग्जाम है उसमें पर्टिकुलर आपको 3 सब्जेक्ट जो आपके 12th क्लास में रहे हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। उन्हीं में से कॉमर्स जिन विद्यार्थियों के पास है उन्हें पता है कि उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो कौन सा है? बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन। यूं अगर अपन बात करें कॉमर्स विषय की, यानी कॉमर्स जो विषय है, उस कॉमर्स विषय में सबसे वाइड जो सब्जेक्ट है, सबसे विस्तृत जो विषय है, उसको हम व्यवसाय अध्ययन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। क्योंकि आप अकाउंट्स विषय को काम में लेते हो, इकोनॉमिक्स को काम में लेते हो, ये कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड ही है। और साथियों, आज जमाना है वो भी किसका है? उद्यमिता का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। आज व्यक्ति अपना कुछ करना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं नौकर बनूं, इससे बढ़िया है कि मैं नौकर रखूं। तो उसी अवधारणा को बनाते हुए, जोड़ते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। CUET का जो एग्जाम है, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों आपको 50% मिलने वाले हैं, जिनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने। बिजनेस का जो सब्जेक्ट है, व्यवसाय अध्ययन का जो सब्जेक्ट है, हालांकि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत इसको बच्चे बोरिंग भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार रहे। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके MCQs होंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं आपके सिलेबस पर कि आपका क्या सिलेबस इसके अकॉर्डिंग रहने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में अपन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब सभी साथियों को स्क्रीन पर सिलेबस की जो फाइल है वो नजर आ रही होगी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चनों को ही हमें अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो फर्स्ट इकाई है, वो प्रबंध के सिद्धांत और कार्यों से संबंधित है, यानी फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उस कॉन्सेप्ट को बात करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 11th 12th आप पढ़ के आए हो, लेकिन आपका टोटली जो सिलेबस रहने वाला है CUT के एग्जाम का, वो 12th क्लास का रहने वाला है। 11th क्लास का आपके बिजनेस स्टडीज में कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर शामिल नहीं किया है। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है, वो प्रबंध की प्रकृति और महत्व की, यानी मैनेजमेंट है क्या और इसका नेचर क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड है। प्रबंध की अवधारणा आपसे पूछी गई है, उद्देश्य पूछे गए हैं, महत्व पूछे गए हैं। प्रबंध की प्रकृति, जिसमें कला, विज्ञान और पेशे के रूप में प्रबंध क्या है, उसके बारे में डिस्कशन आपसे पूछा गया है। प्रबंध के स्तर, यानी प्रबंध मुख्यतः बिजनेस में 3 स्तर पर अपन करते हैं, शीर्ष स्तर, मध्यम स्तर और पर्यवेक्षी यानी प्रथम स्तर पर। तीनों के संदर्भ में अपन से पूछा गया है। प्रबंध के कार्य, जिसमें नियोजन है, यहाँ संगठन है, ध्यान दीजिएगा, ये आयोजन इसने गलती से लिख दिया, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है और नियंत्रण है। इसके अलावा अपन बात करें कोऑर्डिनेशन, पूरा का पूरा आपको दिया गया है, प्रकृति और महत्व को सब बताया गया। इसके अलावा सेकेंड यूनिट की अपन बात करें तो सेकेंड यूनिट में अपने पास है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अपन बात करें, जिसमें प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में पूछा गया है। साथियों, सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत का मतलब वो चीजें, वो सर्वमान्य बातें जिनको आपने तथ्यात्मक रूप से स्वीकार किया है, वो क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। जो किसी के लिए आदर्श का काम करे, जो काम आपसे पहले कोई कर चुका है और वो सही साबित हो चुका है, वो आपके लिए सिद्धांत कहलाते हैं। फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत क्या है? जी हाँ, हेनरी फ्यूल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं, इसकी तकनीक कौन सी है, उसके बारे में है। फिर तीसरी यूनिट है वो व्यवसायिक पर्यावरण की है, बिजनेस एनवायरमेंट की है, जिसमें व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ पूछा है, महत्व पूछा गया है। व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम कौन कौन से हैं? आयाम का मतलब क्षेत्र की बात हो गई।
आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी के संदर्भित हो गया। भारत में आर्थिक पर्यावरण के संदर्भित बातें, जिसमें उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण को के माध्यम से बातें बताई गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है वो नियोजन की है, प्लानिंग से रिलेटेड है। ये कार्य आगे अपने फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं किसके, मैनेजमेंट के, जिसमें इसके अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, महत्व, सीमाएं, नियोजन प्रक्रिया, योजना के प्रकार, उद्देश्य, रणनीति, नीतियां, प्रक्रिया, विधियां, नियमन, बजटन और बजट कार्यक्रम से संबंधित सारी बातें हैं। फिर संगठन की बात करें तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अर्थ है, महत्व है, संगठन प्रक्रिया में कदम है, संगठन की संरचना है, कार्यात्मक और प्रभागीय, औपचारिक और अनौपचारिक के संदर्भित है, प्रतिनिधि मंडल है जिसका अर्थ, तत्व और महत्व है, विकेंद्रीकरण का अर्थ और महत्व आ गई, प्रतिनिधि मंडल और विकेंद्रीकरण के बीच में अंतर क्या है, प्रतिनिधि मंडल और विकेंद्रीकरण के बीच में अंतर क्या है, इससे संबंधित चीजें भी अपन से 5 मिनट में पूछी जाएगी। फिर छठी यूनिट है वो नियुक्तिकरण की है, यानी एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो, कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट दे रहे हो, उससे संबंधित बातें होगी। 7वीं यूनिट आपकी डायरेक्शन की है, यानी निर्देशन की है। उसके बाद 8 नंबर यूनिट है वो कंट्रोलिंग की है, यानी नियंत्रण से संबंधित है। 9 नंबर यूनिट आपकी व्यवसायिक वित्त की है, बिजनेस जो अपना फाइनेंस है उससे रिलेटेड ये बात हो गई है, कहां से होता है, वित्त के सोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से स्थिर हैं, कौन से कार्यशील पूंजी के सोर्स हैं, वो सारी चीजें अपन से यहाँ पूछी गई है। इन सब को अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार, फाइनेंस मार्केट है, फाइनेंस मार्केट कौन कौन से होते हैं, कौन सा मुद्रा बाजार है, कौन सा पूंजी बाजार है, उससे रिलेटेड भी अपन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूंजी बाजार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार कौन सा है, द्वितीयक पूंजी बाजार कौन सा है, इससे संबंधित भी बातें अपन से पूछी जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका अर्थ क्या है, कार्य क्या है। भारत में मुख्यतः स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ओसीटीआई जो एक्सचेंज है उसकी बात करेंगे। ट्रेडिंग प्रक्रिया क्या है उसकी बात अपन करेंगे। भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड सेबी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, इसके कार्य क्या है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है वो मार्केटिंग से रिलेटेड आ गया भाई। मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक विपणन क्या है, मार्केटिंग का अर्थ आपसे पूछा गया है। विपणन और बिक्री में अंतर क्या है, विपणन मिश्रण क्या है, अवधारणा और तत्व क्या है, उत्पाद, भौतिक वितरण, प्रचार, मूल्य, इन सब में क्या डिफरेंस है और ये कैसे एक बिजनेस को बढ़ाने में सहायक है, इन सब चीजों से संबंधित अपन से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर कौन है, उसका प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में वर्तमान में कौन सा एक्ट काम कर रहा है, उस एक्ट में क्या क्या बातें बताई गई है, वो सारी अपनी कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है। उद्यमिता विकास है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अवधारणा, कार्य, आवश्यकता, उद्यमिता विशेषताएं, उद्यमिता विकास की प्रक्रिया, उद्यमी मूल्य, दृष्टिकोण, प्रेरणा, इन सब चीजों को शामिल करके तो टोटल मिलाकर के ये साथियों 12 यूनिट्स आपकी बनती है। कितनी यूनिट्स बनती हैं, 12 यूनिट्स बनती है, जिनके माध्यम से आपके सिलेबस को पूरा किया जा सकता है। क्लियर है, ये सारी चीजें वही हैं जो आप 12th बेस पर पढ़ करके आए हो। अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया है या आप एग्जाम दे रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है सिलेबस में, बस कोशिश हमें ये करनी है कि उन चीजों को अपन एक बार रिवाइज कर लें ताकि अपने कोडिंग अपना जो टारगेट है उसको अपन अचीव कर सकें। क्लियर है, तो आज की क्लास में मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक इस टाइप का रहने वाला है साथियों कि उसका रिलेशन जो है, मैं कुछ बेसिक बातें कई सारी टॉपिकों से संबंधित करने वाला हूं। सबसे पहले आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो प्रबंध के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रबंध है क्या, प्रबंध का संदर्भ किससे लिया जा सकता है और प्रबंध की मूल विशेषताएं क्या है, उस परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें। साथियों सबसे पहली बात, मैनेजमेंट अपने अक्सर अपने आसपास शब्द सुना है कि इस चीज का मैनेजमेंट यार तू कर लेना, इस चीज का मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा। वर्तमान समय में चाहे कोई भी विभाग हो, यानी मैनेजमेंट जो शब्द है उसका संबंध सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड से नहीं रहा, कोई भी फील्ड वर्तमान में हो, हर क्षेत्र को मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है।
अमूमन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे अपनी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। एक मेडिकल कॉलेज है या एक हॉस्पिटल आप मान सकते हो बड़े स्तर का। अगर वहां पर सही समय पर सही लोगों के द्वारा सही वस्तुओं से सही काम नहीं किया जाए तो सोच के देखिएगा कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। मान लीजिएगा किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन के लिए जितने इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, जो औजार आपको चाहिए, वो सही समय पर उस ऑपरेशन प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर को अगर नहीं मिले तो सोचने वाली बात है कि कितनी बड़ी दुर्घटना है वो घटित हो सकती है। जी हाँ, हम इसी चीज को कहते हैं मैनेजमेंट करना। सही समय पर सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए सही संसाधन के साथ अगर आप अपॉइंट करते हो तो निश्चित तौर पर ये क्या कहलाएगा अपने आप में साथियों, मैनेजमेंट कहलाएगा, प्रबंध कहलाएगा। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सिंपल भाषा में अपन समझ सकते हैं, प्रबंध व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाने की क्या है, कला है। लेकिन क्या सिर्फ प्रबंध को अपन व्यक्तियों से जोड़ें ये सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। प्रबंध में व्यक्तियों के साथ साथ संसाधनों को भी सही जगह पर सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, कार्यों को भी सही व्यक्ति को सौंपा जाता है। ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती है। तो बेसिक चीजें मैं पर डिस्कस करूंगा, आपके दिमाग पर बिल्कुल बर्डन नहीं आनी चाहिए। हम चीजों को यूं सीखने का प्रयास करेंगे ताकि वो चीजें आपके लिए बर्डन भी नहीं बने और एग्जाम में वो चीज अपनी सोल्व भी हो जाए। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे किसके, प्रबंध के अर्थ की। प्रबंध का अर्थ, तो साथियों प्रबंध का अर्थ आपको जो मैंने बातें बताई उनसे क्या समझ में है अभी तक? सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं कि लोगों से कार्य करवाने की जो कला है, दूसरे लोगों से कार्य करवाने की जो कला है, उस कला को ही अपन क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आप इसका अर्थ लिखिएगा, दूसरों से कार्य करवाने की कला, दूसरों से कार्य करवाने की कला प्रबंध कहलाती। क्या कहलाता है साथियों? मैनेजमेंट यानी प्रबंध कहलाता है। अन्य व्यक्तियों से आप कार्य करवा रहे हो उसकी कला ही क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। इसी में एक परिभाषा अपन देखते हैं, हेरल्ड पुंटज व विहिरिक की एक डेफिनेशन अपन इसमें देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अपनी, हेरल्ड पुंटज व वहिरिच। साथियों हेरोल्ड पुंटज और वहिरच इसके संदर्भ में क्या डेफिनेशन देते हैं? जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन लिख के दी है, इसी चीज को ये अपने शब्दों में कहते हैं कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है, एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिसके अंतर्गत, या एक ऐसी प्रक्रिया को बनाए रखना है। मतलब आपने कोई ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उस चीज को आपको रेगुलर एक्टिव रखना पड़ेगा। यानी प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करना या उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों के समूह को कार्य करते हुए, लोगों के समूहों में, लोगों के द्वारा समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन को अगर अपन लिखें तो अपन कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध एक ऐसा वातावरण बोल सकता हूं या ऐसा पर्यावरण
पर्यावरण बनाने, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण बनाने या बनाए रखने की प्रक्रिया है या बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। जिसमें लोग समूहों में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूहों में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। चुनिंदा लक्ष्यों की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। सिंपल भाषा में अपन समझे तो सेम वही काम हो गया। आप लोगों को ऐसे मोटिवेट करते हो, ऐसा माहौल प्रदान करते हो जहां लोग एक साथ मिलकर के, कई सारे नेचर के कई सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर के ऐसे काम करते हैं कि वो किसी एक चुनिंदा लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आप को पूर्ण तरीके से झोंक दे। वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वस्तुओं को जरूर शामिल किया जाता है, वस्तुओं का भी मैनेजमेंट होता है, लेकिन मूलतः मैनेजमेंट जो शब्द काम में लिया जाता है वो पर्टिकुलर इंसानों के लिए काम में लिया जाता है। यानी मैनेजमेंट का संबंध पूछे किसके साथ है, तो व्यक्तियों के समन्वय के साथ होता है। मूलतः ये ध्यान रखने वाली बात क्लियर है। ये मैनेजमेंट की अपने पर्टिकुलर बात कर ली, किसके संदर्भ में, अर्थ के संदर्भ में बातें कर ली। अब अपन बात करते हैं प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अपन डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं। सबसे पहली बात पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जी हां साथियों, मैनेजमेंट जो किया जाता है, प्रबंध जो किया जाता है, वो हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ ही किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रबंध क्या उद्देश्यहीन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट आप जब कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई टारगेट है, कोई ना कोई चुनिंदा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। तो पहली विशेषता की अपन बात करें, नंबर 1, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक किस प्रकार की प्रक्रिया है साथियों, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई निश्चित क्या होता है, उद्देश्य होता है। यानी आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। विक्रय विभाग अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका उद्देश्य होता है विक्रय बढ़ाना। एक लागत विभाग वाला मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका उद्देश्य होता है प्रति इकाई लागत को क्या करना, कम करना।
बिना उद्देश्यों के मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो कभी भी पूरा नहीं होता। नंबर 2 बात करें, प्रबंध सर्वव्यापी प्रक्रिया। प्रबंध सर्वव्यापी। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है साथियों, सर्वव्यापी है। देखिएगा साथियों, ये प्रबंध की बहुत खूबसूरत विशेषता है। आप किसी भी प्रोफेशन की बात कर लो, अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था, आपका संगठन भले ही सामाजिक हो, भले ही व्यवसायिक हो, भले ही राजनीतिक हो, भले ही धार्मिक हो, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, रन कर रहे हो, आपको कंफर्म डेफिनेटली किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि धार्मिक संगठनों में बिना मैनेजमेंट के काम हो जाए। बताइएगा पॉसिबल है क्या? वहां भी सारी चीजें समयबद्ध व्यक्तियों को सौंपी जाती है, तभी काम होते हैं। मान लीजिए कोई सामाजिक कार्य है, कहीं समाज में फ्री कॉस्ट में चिकित्सा कैंप लगाया गया, अब बताइएगा वहां पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोई इसी प्रकार की कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया जा रहा है, वहां पर भी सही समय पर सही व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट जो है ना, वो पर्टिकुलर किसी एक इकाई या एक संगठन में लागू नहीं होता, प्रत्येक इकाई और प्रत्येक जगह पर प्रबंध को लागू किया जा सकता है। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। उसी के लिए पर्टिकुलर शब्द काम में लिया गया है, सर्वव्यापी, यानी जो सभी जगह क्या हो, उपस्थित हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट क्या है, प्रबंध बहुआयामी है या बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रबंध बहुआयामी, बहुआयामी प्रबंध बहुआयामी है। साथियों बहुआयामी का मतलब क्या होता है? बहुआयामी का मतलब ये हो गया, आप जब मैनेजमेंट करते हो वहां किसी एक तत्व का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। देखिएगा इन दोनों में फर्क है। सर्वव्यापी का मतलब तो हो गया प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, और बहुआयामी का मतलब हो गया अपने साथ साथ मूल उद्देश्य के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाती है। जैसे अपन बात करें, मैनेजमेंट में किसका प्रबंध होता है? कार्यों का भी प्रबंध होता है, वस्तुओं का भी प्रबंध होता है, काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी प्रबंध होता है, परिचालन से संबंधित भी प्रबंध होता है। तो यहां पर एक मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई सारे छोटे छोटे क्रियाओं को, कई सारे छोटे छोटे चीजों को अंजाम दिया जाता है, यानी उन्हें भी पूरा किया जाता है। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, बहुआयामी प्रक्रिया। यानी एक मूल उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ आप कई सारे छोटे छोटे अन्य लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर लेते हो। उसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, बहुआयामी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये किसकी बात हो गई, बहुआयामी प्रक्रिया के संदर्भित बात। तो आप इसमें लिख सकते हो, प्रबंध बहुआयामी प्रक्रिया क्यों कह सकते हैं अपन, अगर अपन बात भी करें पर्टिकुलर, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। क्योंकि इसमें कार्य का भी प्रबंध होता है, इसमें व्यक्तियों का भी प्रबंध होता है, यानी इसमें कार्य का प्रबंध है, इसमें व्यक्तियों का प्रबंध है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि परिचालन का भी प्रबंध है। साथियों परिचालन एक नया शब्द आपके सामने निकल के आया है, बताइएगा परिचालन क्या होता है? इंग्लिश में इसको अपन ऑपरेशन बोल सकते हैं। परिचालन का मतलब हो गया
किसी व्यवसाय में वस्तु को क्रय करने से लेकर के उसे बेच करके मुनाफा कमाने तक का सारा जो प्रोसीजर होता है उसे ऑपरेशन कहते हैं, प्रचालन कहते हैं। साथियों, प्रचालन तभी तो एक्टिव होगा जब आपका मैनेजमेंट एक्टिव है। अगर मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका काम सौंपा गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम अच्छे ढंग से कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका प्रचालन का कार्य भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि प्रबंध अपने आप में एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। एक मूल उद्देश्य के साथ साथ प्रबंध में कई सारे छोटे गौण उद्देश्यों की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर? तो ये अपन डिस्कस कर लिए 3 प्रबंध की विशेषताएं। चौथी प्रबंध की विशेषता की बात करूं मैं तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद प्रबंध की प्रक्रिया रुकती नहीं है। किसी एक कार्य को पूरा करने के बाद प्रबंध की प्रक्रिया रुकती नहीं है। प्रबंध में पहली बात तो प्रबंध के जब अपन कार्यों को देखते हैं तो एक के बाद एक कार्य चलते रहते हैं। लास्ट में अपन नियंत्रण पे पहुंचते हैं, उसके बाद फिर प्लानिंग का काम शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो निरंतर चलता रहे। संस्था के प्रबंधक चेंज हो सकते हैं, संस्था के कर्मचारी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रबंध प्रक्रिया है वो निरंतर सदैव अनवरत चलती रहेगी, उसमें रुकावटें नहीं आएगी। अतः इसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी अपने कह सकते हैं। क्लियर है? अब निरंतर चलने का मतलब हो गया स्टेप का दोहरान होगा, उसे बोलते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसी के साथ एक विशेषता मैं इसकी और लिख रहा हूं साथियों, देखिएगा दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 5, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। बताइएगा इसमें ऊपर वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस है, गतिशील और निरंतर में क्या अंतर हो गया। निरंतर का मतलब हो गया जो चीज कभी भी रुके नहीं, और गतिशील का मतलब हो गया स्टेप टू स्टेप ऊपर बढ़ना। मान लीजिएगा सबसे पहले प्रबंध में होता है नियोजन, फिर बनता है संगठन, संगठन के बाद नियुक्तिकरण का काम होता है, इसे बोलते हैं गति देना। हर काम स्टेप टू स्टेप चलता है, इसे बोलते हैं गतिशील होना। और निरंतर चलने का मतलब क्रियाओं का क्या होना, दोहरान होना। ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को आपको बढ़िया ढंग से कवर करना। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रबंध का संबंध जो है वो एक सामूहिक क्रिया के साथ है, यानी प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। नंबर 6 की मैं बात करूं, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण विशेषता का ये पॉइंट है जिसको आपको बढ़िया तरीके से समझना है। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं किया जाता, व्यक्तियों के समूह का होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस समूह में शामिल होता है कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक संगठन में एक बार अपन देखते हैं कौन कौन होते हैं, तो मूलतः मैं मान सकता हूं एक तो प्रबंधक होता है, अंशधारी जिसने पैसे लगाए, मान लीजिएगा मालिक, उसके बाद उसमें काम करने वाला कर्मचारी, और इसके बीच में एक होता है ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति। अपन 3 व्यक्ति मान के चलते हैं। सबसे पहले कौन हो गया, इसका सबका डायरेक्टर हो गया,
दूसरा ऑफिस में बैठ कर काम करने वाला मध्यम स्तरीय कर्मचारी हो गया, तीसरा वर्कर हो गया जो फैक्ट्री में काम करता है। 3 व्यक्ति हो गए ना। तीनों व्यक्तियों को अगर अपन बढ़िया तरीके से आपस में मैनेज करते हैं तो वो मैनेजमेंट कहलाएगा। अब तीनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। जो ऊपर व्यक्ति बैठा है वो ये चाहता है कि मेरी संस्था कैसे ज्यादा मुनाफा कमाए, जिससे मुझे लाभ कैसे ज्यादा मिले। जो बीच में व्यक्ति बैठा है वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, तो वो ये चाहेगा कि मेरा वेतन कैसे बढ़े। और जो नीचे काम कर रहा है वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मजदूरी कैसे बढ़े। इन तीनों को एक साथ मिलाकर के जो काम करता है वो प्रबंध कहलाता है। भले ही इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनका जो समूह होगा उस समूह को अपन क्या कहेंगे साथियों, प्रबंध की संज्ञा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। बिल्कुल है जी, प्रबंध क्या है, अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट जो है वो उस चीज को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके पावर को बहुत बढ़िया तरीके से महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है उस चीज को हम फील कर सकते हैं, उस चीज को अपन देख नहीं सकते। इसलिए इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, अमूर्त शक्ति के नाम से जानते हैं। तो अपन ने किन के बारे में डिस्कशन किया, प्रबंध की महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर डिस्कशन किया। पहली विशेषता मैंने बताई, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के साथ काम करती है। प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रकार के संगठन में पाई जाती है। प्रबंध बहुआयामी है, एक उद्देश्य के साथ साथ कई सारे छोटे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें एक समूह का मैनेजमेंट किया जाता है। यहां भले ही उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं और प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये अपनी एक बेसिक क्लास थी। बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न अपन से पूछे जा सकते हैं, क्या सिलेबस है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन किया। एक मैनेजमेंट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उनसे संबंधित मैंने कुछ डिस्कशन आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।